हेलो भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स पर। आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसके मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे, वो पेपर रहेगा पीजीटी कॉमर्स मेल। 4 जुलाई 2018 की ये जो शिफ्ट है 2 से 5 वाली है और 20 क्वेश्चन हमें यहाँ मैथ्स के मिल रहे हैं। तो आप बड़े ध्यान से इसको एक एक करके समझना। और बाकी देखो, जिनका पेपर है अभी बहुत जल्द, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको काफ़ी यहाँ से कॉन्सेप्ट रिवाइज करने को मिलेंगे और बहुत सारे देखो पैटर्न रिपीट भी होते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, तो मतलब ये इतनी बार रिपीट हुआ ये पैटर्न और आगे भी रिपीट होगा। इसको बड़े ध्यान से आप समझना। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं। कहता है कि भाई एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के मूल्य को, मतलब क्रय मूल्य को, इस तरह से बढ़ाकर लिखता है, मतलब अंकित करता है कि अगर वो 12% डिस्काउंट भी दे देना तो तब भी 32% का लाभ कमा जाएगा। लेकिन होता क्या है कि एक ग्राहक 12% की जगह 15% डिस्काउंट लेता है, तो उस केस में देखो थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा दुकानदार का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा अगर वो मतलब 12 की जगह 15% डिस्काउंट दे। अब यहाँ से जो आपको मेनली एक कहानी समझनी है वो ये है। देखो, कॉस्ट प्राइस जैसे कि आप समझते हो अपने आप में 100% होता है। और मान लो कि मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, मैं वो प्रॉफिट परसेंट भी उसमें जोड़ लूँ और सीपी का निकालूँ, तो आप समझ रहे हो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। उसी तरीके से देखो, मार्केट प्राइस भी अपने आप में 100% होता है और जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हो उस डिस्काउंट को हटा लो, बाकी रिमेनिंग परसेंटेज अगर आप एमपी का निकालते हो तो भी आपको एसपी मिलेगा। अब ये सेलिंग प्राइस के निकालने के चाहे 36 तरीके क्यों ना हो, लेकिन एक वस्तु की अगर बात हो रही है तो उसका सेलिंग प्राइस भाई होगा तो बराबर ही। तो उसी तरीके से ना देखो, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे और जब आप इन दोनों को बराबर लिखोगे तो वहाँ से आपको सीपी और एमपी का ना एक रेशियो मिलेगा। और वो रेशियो देखो ये होगा कि सीपी आपका बनता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट से और एमपी आपको मिलता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट से। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई अगर प्रॉफिट की जगह कई बार लॉस भी हो सकता है, तो उस केस में चुपचाप इस प्लस प्रॉफिट की जगह माइनस लॉस लिख देना। अब इतनी बात देखो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात समझाई है कि अगर कभी भी डिस्काउंट भी दिया और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस भी कमाया, तो आप चुटकी बजा के सीपी और एमपी का एक रेशियो तैयार कर सकते हो। बाकी समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के थ्रू। अब देखो, जैसे कि आपके सामने सॉल्यूशन है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ सीपी और एमपी कैसे बनाना है। तो डिस्काउंट क्योंकि 12 दिया था पहली कंडीशन में, तो सीपी 88 हो गया और 32% कमाया था प्रॉफिट, तो एमपी 132 हो गया। अब ये सीपी और एमपी का ना और अच्छा रेशियो बन रहा है। देखो 2:3। आप 44 से इनको काटोगे तो 2:3 मिलेगा। और 2:3 में मैंने जो डाटा माना 200-300, तो ये डाटा बहुत सिंपल है, अपने आप में कैलकुलेशन बहुत आसान बना देगा। अब जैसे कि 15% का डिस्काउंट देना था और 15% डिस्काउंट आप समझते हो मार्केट प्राइस पर मिलता है। 300 का 15%, वैसे तो आपको ऑरली कैलकुलेट, मतलब बिना कैलकुलेट करे ऑरली कर सकते हो आप, वरना मैं आपको बता देता हूँ 300 का 15% आप ऐसे निकाल सकते हो। तो 45 का डिस्काउंट देने के बाद वो इतने रुपए में सामान बेचेगा, तो 200 वाला सामान जब 255 में जाएगा तो प्रॉफिट 55 का हो गया। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जैसे कि आप समझते हो, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, तो आंसर आपको मिलेगा 27 1/2%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो, आपको ये दूसरा क्वेश्चन जो नज़र आ रहा है, तो ये एस आई और सी आई का है। मैं इसको हिंदी में पहले बता देता हूँ। कहता है कि किसी राशि पर, किसी धनराशि पर प्रिंसिपल पर 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 6840 रुपये है। तो आपको बताना है कि भाई वही धनराशि, मतलब सेम प्रिंसिपल, उसी ब्याज दर की आधी दर से, मतलब जो ब्याज दर ऊपर है 20, तो यहाँ आपको 10 लेनी है। 10% की दर से 2.5 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी। अब देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे कि ये 4 साल का केस है और 4 साल हैंडल करना आसान नहीं होता। 4 साल में कैलकुलेशन बनती है, बेशक आप किसी भी तरीके से क्यों ना चल लो। बट यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो आसान है, 20%। हम इसकी फ्रैक्शन से कैलकुलेट करेंगे। इसकी फ्रैक्शन होती है देखो 1/5। 1/5 में जो 5 है ना, आप इसको प्रिंसिपल मानोगे और ऊपर जो 1 है ये इंटरेस्ट मानोगे। तो आप बोलोगे कि भाई कोई भी 5 रुपये ना साल के अंत में 6 रुपये बन जाएंगे ब्याज समेत। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो हम मतलब सीआई पर काम कर रहे हैं पहले।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल ना रेशियो सेम बनता है प्रिंसिपल और अमाउंट का, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हर साल सेम होनी चाहिए। और जैसे कि हर साल 20% रेट है तो रेशियो भी 5 और 6 ही बनता चलेगा। कितनी बारी बनेगा? आप बोलोगे 4 बारी। तो आप करो क्या कि 4 पावर लगाने के बाद इसको कंबाइन करो। 5 की पावर 4 होती है 625, उधर से 6 की पावर 4 होती है 1296। ये देखो पावर्स आपको याद होनी चाहिए छोटे छोटे नंबर्स की, कम से कम 5 तक तो पावर याद हो। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो बनेगा आपका 671। तो 671 क्या होगा? 4 साल का CI। उसके अलावा अब प्रिंसिपल 625 यूनिट आप लेके चल रहे हो तो उसी पर 4 साल का जो CI बने हैं वो 671 बने हैं। अब आप करो क्या कि 4 साल का ना सिंपल इंटरेस्ट और निकालो इसी प्रिंसिपल पे। तो आप बोलोगे प्रिंसिपल 625 है और क्योंकि 4 साल का निकालना है, हर साल 20% है रेट, तो 4 साल में 80% होगी। 80% को आप 4/5 भी लिख सकते हो। तो 5 ने इसको 125 बारी काटा और 125 गुना 4 होता है देखो 500। तो इसी प्रिंसिपल पे जो 4 साल का SI मिला वो मिला 500। अब यहाँ आपको ना 171 मिल रहा है देखो डिफरेंस, और ये 171 जो यूनिट में डिफरेंस मिल रहा है वो एक्चुअली में 6840 के बराबर है। आपको हो सकता है नज़र आ रहा हो कि 171 4 टाइम्स तो इसको काटेगा और एक ज़ीरो और है, तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आपको 40 मिल गई। अच्छा प्रिंसिपल है देखो 625 यूनिट, तो प्रिंसिपल यहाँ से आपको मिल रहा है 625 इंटू 40। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरा 25,000 मिल जाएगा। अब एक छोटा सा सवाल है कि प्रिंसिपल तो देखो 25,000, रेट पहले से आधी है 10% और 2.5 साल का ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालना है? सॉल्यूशन से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये सब स्टेप हम समझ चुके हैं और हमने मतलब कैलकुलेट कर लिया था प्रिंसिपल जो कि 25,000 आया था, आपको नज़र आ रहा है। अब सवाल ये है कि प्रिंसिपल 25,000, रेट पहले से हाफ़ यानी 20 का हाफ 10, और इतने टाइम तक देना है ब्याज। अब क्या करना है देखो कि पहले साल आप जो ब्याज दोगे, आप फ्रैक्शन बना लो 1/10 होती है, तो आप बोलोगे कि 10 पे 1 रुपये ब्याज देकर ये रेशियो बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट का। दूसरे साल भी सेम रेट से दोगे तो मैंने ऊपर भी समझाया था सेम रेशियो बनेगा। बट तीसरी बारी आप देखो जो ब्याज दोगे ना वो आधे साल के लिए दोगे यानी 5% दोगे, और 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो आपने लिखा 20 से 21, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करोगे प्रिंसिपल आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट। अच्छा प्रिंसिपल जो कि 2000 यूनिट आ रहा है वो अभी हमने कैलकुलेट किया 25,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू मिलेगी 12.5। अमाउंट हमसे पूछा है जो कि 2541 आ रहा है, तो इसको 12.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट अमाउंट जो रियल अमाउंट होगा ना वो इतना होगा। उम्मीद है भाई समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है, LCM HCF का क्वेश्चन है। पहले भी हमने कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मतलब रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पैटर्न रिपीट है। क्या करना है मैं आपको सॉल्यूशन से समझा देता हूँ, बट उससे पहले मतलब समझा देता हूँ। कहता है दो ऐसे नंबर्स है जिनको जोड़े तो 275 बने और उनका HCF 25 है। दोनों नंबर्स 100 और 160 के बीच में होने चाहिए, और वो दोनों नंबर्स का आपको रेसिप्रोकल करने के बाद मतलब व्युत्क्रम करने के बाद उनको जोड़ना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। देखो भाई सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो जैसे कि HCF का काम होता है नंबर्स बनाना, तो 25 HCF है तो मैंने एक नंबर 25A माना और दूसरा 25B। पहले ही मैंने आपको कई बार बताया कि A और B आपस में ना एक दूसरे को काट ना पाए। कहने का मतलब है कि A और B को प्राइम नंबर है। अब HCF का तो देखो काम ख़त्म हो गया, उसके बाद हमें सम दे रखा है। जब हमने इन दोनों नंबर्स को जोड़ के देखा तो हमारा बना 25A + 25B, बट वो हमें गिवन 275 है। अब आप जब यहाँ से 25 को कॉमन लोगे ना तो 25 वही 25 इसको 11 बारी काटेगा, तो A + B की वैल्यू आपको 11 मिल रही है। अब अगला काम क्या होगा कि दो ऐसे नंबर सोचने होंगे जिनको जोड़े तो 11 बना सके हम, और दोनों नंबर को प्राइम हो, और उससे इम्पॉर्टेंट जब हम उन नंबर्स को A और B को जब यहाँ पुट करें तो वो दोनों नंबर्स बने रहने चाहिए 100 और 160 के बीच में। तो देखो वैसे तो 11 बनाने का तरीका को प्राइम में 1 और 10 भी होता है, लेकिन आप समझ रहे हो कि जब एक को यहाँ रखोगे ना तो एक नंबर बनेगा 25, तो उसका मतलब 100 और 160 के बीच में नहीं जा पा रहा। तो अगला जो ऐसा पेयर बनेगा वो बन रहा है 5 और 6 का। इससे पहले कोई भी पेयर आप बना लो तो वो 100 और 160 के बीच में नहीं रहेगा, सिर्फ यही पेयर रहेगा।
आप करके चेक कर सकते हो। देखो जब आप यहाँ 5 रखोगे और यहाँ 6 रखोगे तो एक नंबर आपको मिल रहा है 25 गुना 5 और दूसरा नंबर आपको मिल रहा है 25 गुना 6। अब दोनों नंबर्स आपको मिल चुके हैं तो आप अगला काम क्या करोगे, इनका रेसिप्रोकल्स करोगे। तो इन नंबर्स को देखो मल्टीप्लाई करके मत लिखना कभी भी, एज इट इज़ इनका रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो ऐसे लिखोगे। और अब इनको जोड़ना है तो अलग अलग मैंने इसलिए लिखवाया था कि लूज़ नंबर्स में आपको एलसीएम भी देखो दिख ही रहा है कि 25 को तो भाई एक बार ही लिखो जो कॉमन है, और इनटू में ये दोनों नंबर्स, ये इनका एचसीएफ है। आप समझ रहे हो कि देखो मतलब सॉरी एलसीएम है, और एलसीएम में जो कमी है ना यहाँ वो 6 की है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यहाँ कमी 5 की है ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो कैलकुलेट करने पर भाई आंसर मिलेगा 11/750। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क का है ये क्वेश्चन। कहता है कि 3 आदमी और 2 औरतों की एक टीम है और ये टीम ना किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि एक दूसरी टीम जिसमें 2 आदमी और 3 औरतें हैं तो ये टीम उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। तो अब हमें इस काम को ना देखो एक तो 2.5 दिन में करवाना है और 8 आदमी तो आपको लगाने हैं, तो आपको बताना है उनके साथ कितनी औरतों को रखा जाए। अब इसको सीधा हम समझते हैं देखो सॉल्यूशन के थ्रू। तो देखो भाई जैसे कि सॉल्यूशन आपके सामने है, आपने चैन रूल में पढ़ा होगा M1D1 वाली अप्रोच को। तो ये M1 है, M1 का मतलब सिर्फ मैन नहीं होता, पूरी टीम भी होती है। तो पहली टीम इनटू में पहला टाइम इक्वल्स टू दूसरी टीम इनटू में दूसरा टाइम। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 8 और 10 को 4 और 5 बारी काटा, फिर 4 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इतना बनेगा, 5 जब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो इतना बनेगा। अब आपको करना क्या है, m वाले नंबर एक तरफ करने हैं। तो 10m को जब इधर लेकर आओगे ना तो 12 में से 10 गया 2m, 8w को उधर लेके जाओगे तो बचा 7w। तो बेसिकली यहाँ से मिल क्या रहा है देखो, m/w मिल रहा है, और m/w का मतलब है एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात, जो कि 7 और 2 आ गया। अब अगला काम आप क्या करो कि टोटल वर्क निकालो। अच्छा टोटल वर्क बनता है क्षमता इनटू में समय। तो क्षमता देखो यहाँ से मिल सकती है आपको, समय आपको दे रखा है 8। आपका मन करे आप यहाँ से भी टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्षमता है और ये समय। तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 आदमी हैं, एक आदमी का काम 7 है तो 3 का काम भाई 21 होगा। उसी तरीके से देखो 2 औरतों का काम 4 होगा क्योंकि एक का 2 है। तो मतलब इस टीम का एक दिन का काम 25 है और टाइम जो है वो 8 है। 4 मत ले लेना, वो सिंप्लीफाई करने पर आया था, टाइम रियल लेना होगा और रियल टाइम 8 है। तो 25 अट्ठे होता है देखो 200। अब आगे की कहानी समझते हैं कि ये 200 जो काम हमें करवाना था, एक तो ये करवाना था 2.5 दिन में। 2.5 दिन का मतलब आप 5/2 लिख सकते हो और 2 पलट कर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि भाई अगर 2.5 दिन में काम कराना है ना तो एक दिन में काम होना चाहिए 80, मतलब रोज़ाना 80 काम साइट पर होना चाहिए। अब 80 में से ये तो हमें पता है कि भाई 8 तो आदमी है ही, एक का काम 7 है तो 56 काम तो इनसे मिल रहे हैं। तो 56 हम 80 में से घटाए तो इसका मतलब 24 काम और आना चाहिए। ये 24 काम करके देगी औरतें और एक औरत करती है 2 काम, तो इसका मतलब 12 औरतों को भी काम पर रखना होगा। बस यही इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इस 5th क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि एक स्फेयर को आपको रखना है क्यूब के अंदर। तो देखो मैं थोड़ा सा ना 2D में करके आपको समझाना चाह रहा हूँ, डायग्राम बना के। जैसे मान लो ये क्यूब है तो इसके अंदर ना देखो इस तरीके से स्फेयर रखना है कि ये चारों तरफ मतलब टच करे इस क्यूब को। फिर आपको क्या करना है कि इस स्फेयर के अंदर ना एक क्यूब को रखना है, मतलब ऐसे आपको एक क्यूब को रखना है। तो मैं इसको अलग से बना के दिखा रहा हूँ बट आप समझ जाना कि सर्कल यही वाला है। सर्कल का मतलब स्फेयर यही है और इसी स्फेयर के अंदर अब आपको इस तरीके से एक दूसरा क्यूब रखना है। तो देखो इन दोनों फिगर्स में जो सेम बात है वो ये है कि स्फेयर सेम है, मतलब ये जो आपको सर्कल ये नज़र आ रहा है ये तो मैंने 2D बनाया बट ये स्फेयर है। तो स्फेयर दोनों जगह सेम है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो क्यूब है ना घन, तो इसकी प्रत्येक भुजा भाई A है। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो कि एक क्यूब के अंदर जो आप बॉल रखोगे तो उस बॉल की जो डायमीटर बनेगा वो बिल्कुल बराबर बनेगा इस साइड के,
या फिर मैं पूछूं कि रेडियस क्या बनेगा, तो आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर तो देखो बराबर ए के है, तो रेडियस a/2 होगी। अब उसी तरीके से हम इस क्यूब के रेस्पेक्ट में निकालेंगे देखो रेडियस, और जो भी वो रेडियस निकलेगी दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि स्फेयर तो सेम ही है, उसकी रेडियस तो बराबर ही होगी। इस वाले क्यूब की साइड मैं b मान लेता हूँ। और अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि इस क्यूब का डायगोनल क्या होता है, तो आपको पता होगा कि जिसकी साइड b होती है तो √3b उसका डायगोनल होता है। आपने पढ़ रखा होगा कि √3 इंटू साइड से डायगोनल मिलते हैं। और समझाना मैं चाह रहा हूँ कि √3b जो कि डायगोनल है इस क्यूब का, वो साथ साथ डायमीटर भी है स्फेयर का, और डायमीटर का मतलब 2r होता है। तो यहाँ से जो आपको रेडियस मिल रही है वो आपको मिल रही है √3b/2। और जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों रेडियस को मैं बराबर करूँगा, क्योंकि है तो एक ही स्फेयर की रेडियस। अब इतना आप समझ गए होंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो जैसे कि एक रेडियस हमारी a/2 निकली थी और दूसरी रेडियस हमारी √3b/2 निकली थी, तो आप यहाँ से ना a और b का एक रेशियो तैयार कर सकते हो, और 2 से 2 आप काट लो तो √3 और 1 आपको मिल रहे हैं। अब पूछा है कि भाई दोनों क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है कि जो भी साइड होती है ना एज, उसका क्यूब करना होता है। तो √3 का क्यूब आपको मिलता है 3√3, और 1 का क्यूब आपको मिलता है 1। तो दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो इतना मिलेगा। चलते हैं भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं कि एक मतलब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आप समझते हो भिन्न, x/y मान लेते हैं। तो कोई भिन्न या फ्रैक्शन है, उसमें हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है ना न्यूमरेटर अंश, उसको 2 से बढ़ा देते हैं, और नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर या हर को 3 से हम बढ़ा देते हैं। तो ये फ्रैक्शन बन जाती है 7/9। फिर से अगर हम क्या करें कि दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम 1 से घटा दें तो ये फ्रैक्शन बन जाती है 4/5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, तो उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का अंतर क्या होगा। समझते हैं देखो। अब देखो भाई, पहला तरीका जो बच्चे क्या करते हैं कि मतलब जैसे उनको नज़र आ रहा है कि भाई पहली कंडीशन में फ्रैक्शन 7/9 हो जाता है, तो वो ओरिजिनल फ्रैक्शन ना यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई 2 जोड़ने पर 7 बने, तो इसका मतलब शुरुआत में नंबर 5 होगा ऊपर। उसी तरीके से नीचे 3 जोड़ने पर 9 बने, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन में ये नंबर 6 होगा। और जैसे कि वो सोचते हैं कि 5/6 फ्रैक्शन है, तो आगे वो टैली भी कर सकते हैं कि चलो सेकंड में देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर हम एक एक घटा लें, तो एक एक घटाने के बाद कहता है 4/5 हो जाती है, और 4/5 यहाँ पर बन भी रही है। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है कि हमें ऐसा डाटा जो मिल रहा है, वरना आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर और नीचे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। खैर, अगर पेपर में आप एक बार ऐसा ट्राई कर सकते हो, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत जल्द आप बाहर आ सकते हो, मतलब इसके सॉल्यूशन से। और जैसे कि हमसे पूछा था कि दोनों का अंतर बताओ, तो दोनों का अंतर आपको नज़र आ रहा है, एक है। बट अगर ऐसा ना हो पाए तो इसमें देखो 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है, और वही इसका एक तरीका होता है। क्या है वो तरीका, मैं आपको सॉल्यूशन के थ्रू समझाता हूँ। देखो भाई, दूसरा तरीका अगर इस तरीके से बात ना बने जैसे कि मैंने ऊपर समझाया है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक फ्रैक्शन को मानो x/y। अब जैसे कि पहली इक्वेशन में क्या था कि 2 आपको जोड़ना है ऊपर, 3 जोड़ना है नीचे, और इतना बन जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन में दोनों में से एक एक घटाने पर इतना बन जाना चाहिए। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगी। एक इक्वेशन आपको देखो यहाँ से देखने को मिल रही है, और दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ मिल रही है, मतलब बनी तो ये थी। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो हमें अगर निकालनी है x और y की वैल्यू, आप मेरी बात ध्यान से समझना। अगर कभी भी आपको x और y की चाहिए रियल वैल्यूज़, तो आपको बहुत सारे तरीके पता है इक्वेशन सॉल्व करने के, कि किसी एक वेरिएबल को सेम बनाएंगे, फिर ऐसे दूसरा वेरिएबल निकालेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, और फिर दोनों वेरिएबल निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको x और y की मान लो रियल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है,
बल्कि वो वैल्यूज़ रेशियो में भी आप काम चला सकते हो। तो मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी हमें रियल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में आप रियल वैल्यूज़ लिखोगे भी ना एक्स और वाई को, तब भी उसको काटोगे और काट के छोटा करोगे। तो ऐसे में जब रियल वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती तो आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन की वैल्यूज़ को सेम बनाना है। मैं दोनों जगह ना 3 बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 15x माइनस 12y बराबर 3 हो जाएगा। अब जैसे कि दोनों की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। वही देखो मैंने यहाँ किया है। और इसके बाद आप x वाले नंबर्स को एक तरफ कर लो, y वाले नंबर्स को एक तरफ। तो x बाय वाई आपको इतना मिल रहा है, यानी कि 5/6। और जैसे कि दोनों का डिफरेंस पूछा था तो आंसर होगा 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में रिपीट होता है। एक सेकंड रुको यार। हाँ, तो भाई ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये बहुत रिपीट होता है। इसका रिज़ल्ट आपको बड़े ध्यान से समझना है। होता क्या है देखो, जैसे मान लो 2 आदमी जब आमने सामने से आते हैं, तो ये तो आपको पता है कि उनकी स्पीड्स प्लस हो जाती है, और जो भी डिस्टेंस इनके बीच का है वो रिलेटिव स्पीड से कवर होता है, दोनों की स्पीड्स के सम से कवर होता है, योग से। लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, मान लो वो किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेंगे, वो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के बाद देखो वो ये तो नहीं है कि यहीं खड़े रहेंगे, मिलने के बाद वो अपने अपने डेस्टिनेशन पे भी जाएंगे। जो आदमी ऐसे आ रहा था, तो अब मिलने के बाद उसको ये वाला डिस्टेंस चलना है, और मान लो कि इस डिस्टेंस को चलने में उसने जो टाइम लिया वो T1 लिया, पहले आदमी का टाइम है ये T1। उसी तरीके से जो आदमी यहाँ से आ रहा है, तो अभी भी देखो उसको ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, और ये वाला डिस्टेंस मान लो वो T2 टाइम में कवर करता है। तो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि इस आदमी की स्पीड जो होगी और इस आदमी की जो स्पीड होगी, तो वो किस रेशियो में बनती है, समझते हैं। देखो, स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन में स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल्स टू √T2/T1। मतलब उनका जो टाइम है ना वो पलट देना है। पहले आदमी की स्पीड डिपेंड करेगी दूसरे वाले के टाइम के अंडर रूट पे, या दूसरे आदमी की स्पीड डिपेंड करेगी पहले वाले के टाइम के अंडर रूट पे। ये रिज़ल्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब समझते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि 2 बसें हैं और ए और बी से वो स्टार्ट होती है एक ही समय पर। अब क्या होता है कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है, तो वहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में उन्हें इतना इतना टाइम लगता है। आप समझ पा रहे हो कि ये T1 होगा और ये T2 होगा। तो अब मुझे क्या करना है, T2/T1 का अंडर रूट करना है, जिससे मुझे ए और बी की स्पीड्स का रेशियो मिल जाएगा। अब बी की स्पीड आपको दे रखी है, तो एक ही आप निकाल सकते हो। समझते हैं देखो सॉल्यूशन से। देखो, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, दोनों की स्पीड्स का जो रेशियो बनेगा वो √T2/T1 बनेगा। तो T2 को जब आप चेंज कर लोगे ना, मतलब आवर्स में जब उसको कन्वर्ट कर चुके होंगे, तो वो इतना टाइम बनेगा और T1 इतना बनेगा। उसके बाद आपको सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको देखो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो मिलेगा सॉल्व करने के बाद, वो ये मिलेगा। अब जैसे कि बी की स्पीड आपको बता रखी है 64, तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 64 है तो 1 यूनिट की 16 होगी, और 3 यूनिट यानी ए की स्पीड हमसे पूछी जा रही है, तो 3 × 16 होगा 48। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब आपको बोर्ड मास के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन दिखा रखा है, वहाँ से इसको कर लेना। इन केस अगर कोई दिक्कत रहती है तो देखो मैंने स्टेप्स दिखा रखे हैं आपको। देखो ये सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, एक एक स्टेप मैंने यहाँ करके दिखा रखा है, और छोटी छोटी बातें भी लिखी है। मैंने लिखा ये था कि अगर आप ऊपर एक ज़ीरो और लगा लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लगा दिया, तो क्या होगा कि ऊपर डेसिमल के बाद जितनी नंबर ऑफ़ प्लेसेस आपको मिलेगी उतनी नीचे भी मिल रही है, और ऐसे में डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है। तो सबका डेसिमल हटाने के बाद बस काटना पीटना, और बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो भाई, आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, मतलब रेशियो को कैसे बैलेंस करना होता है मेनली वो हमें पता होना चाहिए। तो ABC की हमें यहाँ पर इनकम्स दे रखी है, और वो इनकम्स है 7, 9 और 12। उसके अलावा हमें जो रेशियो दे रखा है उनके खर्चों का दे रखा है एक्सपेंडिचर्स का, वो है 8, 9 और 15। तो रेशियो या तो इनकम का है या एक्सपेंडिचर का है।
अब कहता है ये जो सी है भाई, ये 1/4 ऑफ इज इनकम सेव करता है। कहने का मतलब है अगर सी 4 कमाता है तो वो 1 सेव करता है, तो इसका मतलब वो खर्च 3 करता है। बस यहाँ से आपको देखो एक रेशियो मिल गया सी के रेस्पेक्ट में, कि सी की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 और 3 होना चाहिए। अब आपको बस बैलेंस करना आना चाहिए कि जो रेशियो अभी आपको नज़र आ रहा है वो 12 और 15 है, और करना आपको कुछ इतने से मल्टीप्लाई है ऊपर नीचे, ताकि ये 4:3 बन जाए। तो कैसे इसको करना होता है देखो, मतलब मेन स्टेप आप समझ रहे हो कि 12:15 को 4:3 में बनाना है। देखो रेशियो चेंज करने से पहले हमें दोनों को बराबर करना होता है। 12 और 15 को बराबर आप करोगे एलसीएम के थ्रू। अब 12 और 15 का जैसे कि एलसीएम आप समझते हो 60 होता है। ऊपर वाले नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाले नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद क्या होगा कि ये 1:1 में बन जाएंगे, और 1:1 में बनने के बाद क्योंकि आपको 4:3 चाहिए तो आप 4 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कुल मिला के ना इतने से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी ऊपर, और इतने से मल्टीप्लाई करनी होगी नीचे वाले नंबर्स को। अच्छा उसमें भी देखो 4 से 4 को आप हटा सकते हो और छोटा कर लो। अब कहने का मतलब है कि आप ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, और नीचे वाले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो 3 से, और ये रेशियो बैलेंस हो चुका है। और जैसे कि हमसे सेविंग्स पूछी जा रही है और बी की, तो देखो ए कितना कमाता है आपको नज़र आ रहा होगा गंदी सी राइटिंग में 35, और खर्च कितना करता है वो 24। तो 35 में से जब 24 आप घटाओगे तो 11 मिल जाएगा। बी देखो 45 कमाता है और 27 खर्च कर देता है, यानी 18 वो बचत करता होगा। बाकी देखो मेन तो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए, और साफ साफ राइटिंग में चाहिए तो नीचे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ से आप इसको चेक कर लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10th HCF का क्वेश्चन है। पहले भी हमने डिस्कस किया है। करना क्या होता है इसमें, जैसे कि आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं। अब कहता है कोई नंबर है एक्स, बड़े से बड़ा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर ये आपको बता रहा है HCF का कॉन्सेप्ट है। तो जब वो इन तीनों नंबर्स को भाई डिवाइड करता है तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाता, बल्कि कुछ रिमाइंडर छोड़ देता है, और जितना रिमाइंडर वो छोड़ रहे हैं ना वो तीनों केसेस में बराबर है। तो हमें बताना है कि वो जो नंबर है और जितना वो रिमाइंडर है, तो उन दोनों का सम कितना होगा। तो समझते देखो इसको सॉल्यूशन के थ्रू। देखो भाई सॉल्यूशन आपके सामने है। ऐसे केस में क्या करना होता है मैंने पहले भी आपको समझाया है कि क्योंकि वो नंबर इन तीनों को तो भाई डिवाइड कर नहीं पा रहा, तो इसीलिए इनका HCF तो लेना नहीं है। सबसे पहले जब भी सेम रिमाइंडर वाला केस होगा आपको ना 3 नंबर है, तीनों का डिफरेंस लेना है, मतलब 3 डिफरेंसेस लेने हैं। कैसे वो 3 डिफरेंस बनेंगे, पहला डिफरेंस इन दोनों से, दूसरा इन दोनों से, और तीसरा डिफरेंस इन दोनों से। वो तीनों डिफरेंस मैंने देखो यहाँ लिखे हैं। इनका जो HCF होगा ना वो नंबर यहाँ पर x होगा, और देखो इन तीनों का जो HCF होगा वो अपने आप में एक चैलेंज है कि कैसे हम जल्दी से निकालें, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद देखो जो भी HCF होगा आप उस HCF को किसी भी एक नंबर को उस HCF से डिवाइड करा लेना, ताकि रिमाइंडर भी मिल जाए, और वही रिमाइंडर का नाम y है। y भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि HCF इन नंबर्स का कैसे लें। वैसे तो देखो जनरली मैं अपनी वीडियोस में HCF निकालने का जो तरीका आपको बताता हूँ वो रेशियो मेथड से बताता हूँ, कि तीनों नंबर्स को काट के छोटा करते चलो। बट कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें वो नंबर से नहीं मिलते, भाई काटे किससे। तो जब ना मिले ऐसे नंबर्स तो करना क्या होगा, आपको दो ऐसे नंबर्स देखने होंगे जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, और वो मुझे देखने से पता चल रहा है कि वो ये दोनों नंबर होंगे। तो मैंने इनका डिफरेंस लिया। अच्छा ये डिफरेंस आया 1799। तो HCF जो होता है ना देखो, कई बार ये तो 1799 भी हो सकता है, मतलब डिफरेंस भी कई बार ये HCF हो सकता है। और अगर ये नहीं हुआ HCF तो ज़रूर इसी का एक फैक्टर होगा। अच्छा 1799 HCF है या नहीं है, वो बात पता करने के लिए आपको डिवाइड करके चेक करना होगा, और बिना डिवाइड करे ही आपको नज़र आ जाना चाहिए कि 1799 जब इसको डिवाइड करेगा तो नहीं कर पाएगा पूरा डिवाइड। तो इसका मतलब हमें चलना होगा 1799 के फैक्टर्स पे। अब इसके देखो फैक्टर्स है 7 और 257। अब 257 वो होगा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो मतलब इनका HCF होगा 257। अब 257 जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी भी एक नंबर को आप डिवाइड करा के देख लेना। तो मैंने सबसे छोटे नंबर को यहाँ 257 से डिवाइड करा के देखा, तो रिमाइंडर आया 113।
और जैसे कि हमसे पूछा था कि दोनों का सम बताना है, तो दोनों का सम होगा 370। बाकी भाई देखो, ये चीज़ें समझाने में आसान है बट करने में आसान उतनी नहीं है शायद, और जिसकी मान लो कैलकुलेशन कमज़ोर है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को होल्ड पे ही रखना पड़ता है, और जितना टाइम बचता है तो लास्ट में उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो, आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सिंपल है, बोर्ड मास का यूज़ करना है, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लेना। और हमेशा की तरह जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो नीचे सॉल्यूशन है, वहाँ से आप चेक कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 40% एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी में वो मैन है, और उन्हीं में से 75% ऐसे हैं जो 1800 से ज़्यादा कमाते हैं। 45% सभी एम्प्लॉयज़ का 1800 से ज़्यादा कमाते हैं। तो आपको बताना है कि कितनी वुमेन है जो 1800 या 1800 से कम कमाती है। तो सीधा इसको सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं। देखो देखो भाई, जैसे कि सॉल्यूशन आपके सामने है, तो टोटल एम्प्लॉय मैंने 100 माने, और 100 में से जैसे कि 40% आदमी थे तो 40 आदमी हो गए, और बाकी बची हुई होगी औरतें यानी वुमेन। अब यहाँ पर हमें दो तरीके से कैटेगराइज करना है, एक तो उनको जो 1800 या उससे कम कमाते हैं, और दूसरा जो 1800 से ज़्यादा कमाते हैं। उसी तरीके से वुमेन को भी हमने दो तरीके से कैटेगराइज करा। अब जैसे कि हमें बताया था कि मैन का ना 75% 1800 से ज़्यादा कमाते हैं। अब 40 का जब आप निकालोगे 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। तो आपको मिलेगा कि 10 आदमी ऐसे हैं, सॉरी 30 आदमी ऐसे हैं जो 1800 से ज़्यादा कमाते हैं। तो 40 में से 30 घटाओगे तो यानी 10 आदमी भाई 1800 या उससे नीचे कमाते हैं। उसी तरीके से हमें बताया था टोटल का मतलब है देखो 100। तो टोटल का ना यहाँ गिवन था, एक बार पढ़ते हैं देखो। हाँ, तो टोटल का हमें बताया था कि 45% ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो 1800 से ज़्यादा कमाते हैं। अब देखो भाई, टोटल जैसे कि 100 थे, तो 100 का 45% 45 है, तो यानी कि 45 कुल ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो 1800 से ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, उन्हीं में से देखो 45 में से 30 तो आदमी थे, तो यानी कि 15 औरतें बचेगी जो 1800 से ज़्यादा कमा रही है। अब टोटल औरतें जैसे कि 60 है, और 60 में से 15 तो 1800 से ज़्यादा कमा रही है, तो 1800 या उससे नीचे 45 औरतें कमाती है। इन्हीं का हमें परसेंटेज निकालना है। तो 45 औरतें जो है वो टोटल औरतों में से यानी 60 में से कितना परसेंट है, तो वो है 75%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो भाई, जैसे कि आपको फिर से एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है सिंप्लीफिकेशन का, और ये क्वेश्चन फिर से मतलब बोर्ड मास के थ्रू आपको सॉल्व करना है, कोई फार्मूला आइडेंटिटी नहीं लगने वाली, तो आप इसको भी सॉल्व कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ कहता है कि भाई एक दो अंकों की ऐसी संख्या है कि जो अपने अंकों के योग से ना 3 गुनी है, और कहता है अगर जो हम उसमें 45 जोड़ दें तो उसके अंक आपस में पलट जाते हैं। तो पूछा है कि उन अंकों का गुणनफल क्या होगा। अब मतलब देखो, ये चीज़ पहली बार नहीं, हज़ारों बार ही आ चुकी है। आप याद रखो, ऐसा नंबर 27 होता है। 27 के अगर दोनों डिजिट्स को आप जोड़ोगे ना तो 9 बनता है, और 9 का 3 गुना ही होता है 27। और 27 में आप 45 भी जोड़ के देखोगे तो आपको 72 मिल रहा है, यानी कि अंक भी पलट गए। तो इसका मतलब अगर वो नंबर आपको पता चले गया 27, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 2 गुना 7 14 आंसर होगा। बाकी देखो, कभी मैं इसको कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में कराऊंगा, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, तो वहाँ से हम इसको समझेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कॉम्प्रीहेंशन। और ये कॉम्प्रीहेंशन देखो हमने पहले भी पढ़ रखा है, मतलब इस तरीके से। तो कैसे इसको हैंडल करना होता है मैं समझाता हूँ आपको, बड़े ध्यान से समझना। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई जो भी रियल डाटा है उसको तो कर दो साइड, कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या रीज़न होता है हम रियल डाटा नहीं लेते, कि आंसर या तो रेशियो में पूछा होता है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रही हो, या फिर जो आंसर पूछा होता है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, देखो परसेंटेज में। और परसेंटेज और रेशियो के लिए कभी रियल डाटा की ज़रूरत होती नहीं है। तो इसीलिए मतलब 13,200 का तो देखो कोई काम है ही नहीं। अब 13,200 ना ले तो फिर भाई कुछ तो लेके चलना होगा, तो जितना दिखा रखा है उतना ही लेके चलो। अब इसको जोड़ने मत लग जाना कितना दिखा रखा है, भाई ये तो ऑब्वियस है 100% ही होगा। कोई भी डाटा अपने आप में 100% होता है। बस करना क्या है कि इनके परसेंट ख़त्म कर दो, मतलब ये 100 लोग हैं, अब टोटल 100 यहाँ पर पॉपुलेशन है चिल्ड्रन की। अब अगला काम क्या करना है कि जैसे ए में आपको नज़र आ रहा है, गांव ए में टोटल 22 बच्चे हैं,
उन 22 बच्चों में लड़कों और लड़कियों का ये रेशियो है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आप रेशियो में कितना जल्दी बांट पाते हो। अब कैसे बांटना है मैं बताता हूँ। इस 22 को 5:6 में कैसे बांटना है समझना ध्यान से। 5 और 6 होता है 11, लेकिन 11 नहीं है भाई, 22 है डबल, तो उठा के इनको डबल कर लो। तो आप बोलोगे 5 का डबल 10 हो गया और 6 का डबल 12 हो गया। तो गांव ए में कितने लड़के लड़की है आपको पता चल गया। अब बी में आ जाते हैं। बी में आपको योग करने पे 22 मिल रहे हैं, जबकि बी में 30 है। तो 30/22 आप ऐसे लिखोगे एक यूनिट की वैल्यू, या फिर और छोटा करोगे तो 15/11। तो 15/11 की गुणा जब आप 9 में करोगे तो 135/11 हो जाएगा। और 15/11 की गुणा जब 13 में आप करोगे तो 195/11 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस आप बहुत जल्दी इसको हैंडल कर सकते हो। तो देखो इससे पूरे डाटा को ऐसे ही आपको बांटते चलना है। मैंने देखो यहाँ बांट के दिखाया है आपको। देखो भाई एक एक करके मैंने सबको बांट के दिखाया है, ए में, बी में, सी में, डी में और लास्ट में ई में, कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, तो सब बांट के दिखाया है। अब इस पे 2 क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहीं से आपको नज़र आ रहा है। इसने बोला है कि भाई जो ए और डी में एवरेज है बॉयज़ का और ए और डी में जो एवरेज है गर्ल्स का, उन दोनों के बीच का ना रेशियो बताना है। तो एवरेज जैसे कि आपको पता है दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2। अब बॉयज़ जो आपको ए में नज़र आ रहे हैं देखो वो 10 नज़र आ रहे हैं, और जो डी में आपको नज़र आ रहे हैं देखो वो 20/3 है। तो आपको करना क्या है कि बस इन्हीं को ना ऐड कर देना है और डिवाइड बाई 2। उसी तरीके से आप गर्ल्स का भी निकालना और सिंप्लीफाई करने में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा 25:32। अच्छा इसी के नीचे फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ देखो मैंने यहाँ निकाल के दिखाया है आपको 5 विलेजेस में, और ये हमसे पूछा जा रहा था कि कितना परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का। अब इसको देखो जब आप जोड़ोगे तो इसको जोड़ने पे आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट ही कैलकुलेशन कर रहे हो। ये 10 है 135/11 और 15/2 हुआ, ये मैंने इधर लिख दिया। 20/3 इधर लिख दिया। 84/11 में इधर इसलिए लेकर आया क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स देखो 11 है, जोड़ना आसान होगा। और इन दोनों को भी जोड़ना आसान है क्योंकि इनका एलसीएम 6 है। 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर 2 से, तो 45 और 40 बनेगा 85/6। अब इसको आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में लेके चलो। 219 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे लगभग 20 बारी डिवाइड हो रहा है। 85 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे लगभग 14 बारी डिवाइड हो रहा है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि भाई 44 के आसपास इन सभी गाँवों में मिलाकर लड़के हैं। और जैसे कि कंपेयर टोटल पॉपुलेशन से करना है वो तो 100 है, और परसेंट के लिए भी 100। तो इसीलिए आंसर मैंने यही ख़त्म कर दिया, 44% इसका आंसर होगा। चलते हैं भाई इसके बाद अगले कॉम्प्रीहेंशन पर। अब देखो भाई जो अगले 2 क्वेश्चन हैं कॉम्प्रीहेंशन के, तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी आता है, मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो देखो आपको ना इन ईयर्स में बता रखा है कंपनी ए और कंपनी बी को कितना % प्रॉफिट हुआ। कंपनी ए ब्लू लाइन से रिप्रेजेंटेड है और कंपनी बी येलो से। उसके अलावा प्रॉफिट % तो आप यहाँ से देख ही लेना, बट प्रॉफिट % को समझना कैसे है, तो एक फार्मूला आपको दे रखा है। हम क्या करेंगे देखो, जो भी हम प्रॉफिट % उठाएंगे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं इस 40% को उठाऊँ तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, और 2/5 में आपको समझना है नीचे वाला नंबर एक्सपेंडिचर को बता रहे हैं, और वो देखो यहाँ से भी आपको नज़र आना चाहिए। और ये ऊपर वाला नंबर किसको बता रहे हैं, तो आप बोलोगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब मैं आपसे पूछूँ कि इनकम बताओ, तो इनकम आपको बोलना है कि 7 होगी, मतलब इन दोनों को जोड़ने से इनकम बन रही है। और उसका प्रूफ ऐसे है, देखो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे मतलब आई माइनस ई प्लस ई को, तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो यानी कि आई मिला। तो इनकम आपको हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ने से मिलेगी। अब क्या क्वेश्चन है देखो समझते हैं। कहता है कि भाई जो कंपनी बी का 2010 में एक्सपेंडिचर है वो 3.6 लाख है, तो उसका प्रॉफिट बताओ उस साल क्या रहा। अब देखो कंपनी बी 2010 में आपको नज़र आ रहा होगा, कंपनी बी येलो है और 2010 में येलो आपको 40% नज़र आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे कि सॉल्यूशन आपके सामने है, 40% प्रॉफिट था जिसको हम 2/5 लिख सकते हैं। 2/5 में 5 एक्सपेंडिचर है,
और जैसे कि मैंने आपको बताया था दोनों को जोड़ने से इनकम 7 यूनिट बनेगी, बट इनकम की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो ये 2 यूनिट नज़र आ रहा है ना, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमसे पूछा है, तो एक तरीके से देखो हमें 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और 2 यूनिट की पूछी है। तो 3.6 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 1 यूनिट आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे 2 यूनिट आ जाएगा, तो आंसर होगा 1.44 लाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसी पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है भाई 2014 में, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये 2014 है और यहाँ पर कंपनी ए और कंपनी बी को इतना इतना % प्रॉफिट हो रहा है। कहता है इन दोनों मतलब कंपनीज़ को इस वर्ष में ना जो उनका खर्चा है वो बराबर है। तो आपको बताना है कि उनकी इनकम्स का रेशियो क्या होगा। अब सीधा इसको भी देखो सोल्यूशन के थ्रू समझते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, कंपनी ए का इतना प्रॉफिट % है और बी का इतना है। अच्छा, 45% की फ्रैक्शन 9/20 होती है और 60% की 3/5। नीचे वाले नंबर क्योंकि एक्सपेंडिचर को बता रहे हो और एक्सपेंडिचर उसने बताया बराबर है, तो आप इनको सबसे पहले बराबर करो। बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 20 बना सकते हो, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर हमें ऊपर भी करना होगा। वही देखो मैंने यहाँ करके दिखाया है। अब इसके बाद इनकम्स का रेशियो हमें बनाना है। एक्सपेंडिचर्स हमने सेम कर ली और इनकम मैंने आपको बताया था दोनों को जोड़ने से बनती है। तो यहाँ इनकम देखो 29 बन रही है और इधर आप इनकम चेक करोगे तो इसको जोड़ने पर मतलब 8 × 4 32 और 32 और इधर बन रहा है आपका 20, सॉरी 32 तो इनकम है और एक्सपेंडिचर आपका है 20। तो रेशियो ऑफ इनकम एक सेकंड चेक करते हैं, 5 × 4 करने पर, हाँ ठीक है, सॉरी ये हुआ क्या है कि 3 × 4 ये 12 बना था ऊपर और नीचे बना था 20 और 20 और 12 32। तो ऐसे आपको इनकम का रेशियो मिल रहा है 29:32। चलते हैं भाई लास्ट कॉम्प्रीहेंशन पे। अब देखो भाई जो लास्ट कॉम्प्रीहेंशन में जो 2 क्वेश्चन है वो इस डाटा पे है। अब इस डाटा को पहले समझते हैं। इस डाटा में आपको देखो दिखा रखा है कि 2015 और 2016 में 2015 और 2016 में कंपनी कितने व्हीकल्स को मतलब एक्सपोर्ट करती है और टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आपको दिखा रखे हैं। ये 5 तरीके के व्हीकल्स है, वाहन यानी कि वाहन ABCDE, और 2015 आपको रिप्रेजेंटेड है ब्लू से और 2016 ऑरेंज से। तो देखो सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम 2015 टू 2016 वॉज बिलो 10% इन केस ऑफ व्हीकल्स। तो इसने बोला है कि कौन कौन सी कंपनीज़ में ऐसा हुआ है कि 2015 की तुलना में और 2016 में तो एक्सपोर्ट जो हुआ है ना वो 10% से कम हुआ है। अब सीधा इसको देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑप्शन से ही करना होगा। जैसे मान लो कि आप यहाँ चेक करना चाह रहे हो तो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो दोनों ही चलेगा, आपको बोला है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि 7 इंक्रीज़ हुआ है 18 पर और 7/18 आप समझ पा रहे हो कि ये 10 से तो भाई बहुत ज़्यादा होगा, तो ये नहीं हो सकता। तो मतलब यही आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा किस में हुआ है। ऑप्शन देखो जैसे कि आंसर सी और ई है, तो मैं सीधा इसी को आपको टैली करके दिखा देता हूँ। सी में आप बड़े ध्यान से देखो, 27.5 से 30 हो गया, यानी कि 2.5 इंक्रीज़ हुआ 27.5 की तुलना में, मतलब 27.5 2015 की तुलना में। अब जब डेसिमल आप हटाओगे 25 से, देखो ये नंबर 11 बार ही घटता है और 1/11 ज़रूर आपको याद होगा 9.09 होता है, तो ये बिलो 10 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चलेगा। और ई में भी आप देखोगे तो 32/35 यानी कि 3 जो हुआ है इंक्रीज़ हुआ है 32 पर, तो ये भी देखो 10% से कम होना चाहिए इंक्रीज़। तो आप समझ पा रहे हो कि अगर यहाँ 30 होता ना तब 1/10 और 10% बनता, लेकिन ये 32 में से है तो भाई 10 से तो नीचे जा रहे हैं, तो ये भी बिलो 10 वाला केस है। तो ऐसा सी और ई में हुआ है कि 10% से कम इंक्रीमेंट या डिक्रीज़ हुआ है। इसी पे देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा है कि भाई ए, सी और ई टाइप के जो व्हीकल है जो 2015 में एक्सपोर्ट हुए तो वो कितना % ज़्यादा है 2016 में बी, डी के एक्सपोर्ट होने वाले व्हीकल से। तो सीधा देखो सोल्यूशन से समझते हैं। देखो भाई सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, मैंने ऊपर से ये डाटा उठाया है, ए, सी, ई का 2015 में वो इतना है जिसको टोटल करने पे इतना बन रहा है। बी और डी का 2016 में टोटल करने पे 60 बन रहे हैं,
तो बस हमसे पूछा है कि ये नंबर ना कितना परसेंट ज़्यादा है इससे। तो आप देख पा रहे हो 17.5 ज़्यादा है किससे, 60 से। 60 नीचे आ गया और आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से आपको 29.2% मिल रहे हैं। बाकी देखो ये पेपर यहाँ ख़त्म हो गया और बहुत जल्द अगले पेपर के साथ मिलते हैं। जब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करो और कंप्लीट करो पेपर को। थैंक यू।